अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं बैतुल्ला सिद्दीकी। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कि जिसकी फुल कोर्ट समाअत करता रहा है। इसके खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अब मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है और अब से कम बेश आधे घंटे बाद यानी 5:30 बजे ये फैसला जारी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दौरान अपने जो साथी जजेस हैं उनके सवालात पर उन्हें रोका भी, टोका भी और जो वकला हजरात हैं उन्हें भी कहा कि वो पॉइंट पर रहते हुए अपने दलाइल को मुकम्मल करें, क्योंकि एक केस को सारा साल नहीं सुना जा सकता। अब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले पर आर्टिकल 191 की खिलाफ वर्जी की, अपनी हद से तजावुज किया या नहीं किया, यह वो बुनियादी सवाल है। अलबत्ता पार्लियामेंट की इस कानून साजी को नेक नियति पर मबनी कहा गया है, तो इसे अडॉप्ट करने का एक और तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे और इसे अडॉप्ट कर ले। तो फैसला क्या आता है इसका इंतजार कर लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार बाकी है, तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये फैसला आएगा। जैसे ही फैसला आएगा यकीनन हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन न्यूज़ रूम में आज हम मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। वफाकी काबीना की जानिब से कुछ अहम फैसले किए गए हैं, वो क्या फैसले हैं और उनके असरात क्या होंगे, ये सब आपको बताएंगे। एक जानिब मईशत की बेहतरी के लिए फैसले किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने अवाम पर मजीद बोझ डालने की भी तैयारी कर ली है और गैस टैरिफ में बड़े इजाफे की तैयारी की गई है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। इसराइल और हमास की बात करेंगे। जंग का 5वां दिन है, इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं। ये फास्फोरस बम है क्या, क्यों ये ममनुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत है उसकी मुखालिफत भी की जा रही है। ये सब कुछ आज के न्यूज़ रूम में हम शामिल करेंगे। लेकिन अभी बराह रास्त में वफाकी वज़ीर मीडिया से बात करें, उनको सुनते हैं। निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसम की खिदमात लेने की मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत खारजा की सिफारिश पर ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन की तरफ से तफवीज़ करदा कमेमोरेटिव मेडल PLA जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ये जो मेडल है वसूल करने की मंजूरी दी, क्योंकि ये कानूनी तौर पर काबीना की मंजूरी इसके लिए ज़रूरी है। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत धोखेबाजी केस में मतलूब पाकिस्तानी शहरी मुलजिम शहजाद अहमद वलद वली मोहम्मद कुरैशी की हवालगी की मंजूरी दी और इसी तरह कुवैत और पाकिस्तान के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत एक और पाकिस्तानी शहरी मतलूब जिनका नाम अरशद अली है वलद मजहर अली, उनकी हवालगी की भी मंजूरी दी। बहुत शुक्रिया आपका। और PCC वाला रह गया जी, ये PCC के जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 अक्टूबर 2023 को मुनक्किद होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की और एक और फैसला था। इजलास ने कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, जो रियासती मिल्कियत में जो इदारे हैं, उनके 21 और 28 सितंबर के इजलासों में लिए गए फैसलों की भी तस्दीक की। सवाल दे। सवाल है जी फाल साहब से। फाल साहब, कल आपकी कोई इंटरेक्शन हुई थी कोई साफियों के साथ, तो एक चीज़ जो सामने आई वो यही थी कि PIA को दोबारा मौखर किया जा रहा है उसकी निजकारी, और दीगर जो मराहल है निजकारी के वो भी तखीर का शिकार हो गए। क्या कैबिनेट में ऐसी कोई बात हुई या कोई ऐसा फैसला सामने आया कि ये निजकारी मौखर हो गई? ऐसी तो कतई तौर पर कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल है उसमें सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे और बड़ी तफसील से तकरीबन 2 घंटे तक हमने उनको खाली PIA नहीं, निजकारी का जो पूरा एजेंडा है उसके बारे में, एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के बारे में तफसीली बातचीत उनसे की। और किसी मरहले पे ऐसा कोई गुमान भी किसी को नहीं गुजर सकता कि कोई ऐसी मुअत्तली का कोई इम्कान है या ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है, तो ये गालिबन ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।
गज़ा की जो सूरत हाल है इस पर जो बात हुई है, क्या पाकिस्तान इस मामले को जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का या OIC में ले जाने का कोई इरादा रखता है? इस हवाले से आपके इल्म में होगा कि पहले ही इस हवाले से कोशिशें हो रही हैं और जो भी कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान उनका हिस्सा है। सरदार हमीद। वज़ीर इत्तलात साहब से ये सवाल है कि क्या आज अफगान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके रजिस्टर्ड जो लोग थे उनके खिलाफ ऑपरेशन रोकने की आज हदायत जारी हुई है सफरान मिनिस्ट्री की तरफ से, वो प्रेस रिलीज भी एक जारी हुआ है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसके बाद निगरान वफाकी वज़रा मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। निजकारी से मुतालिक कुछ ख़बरें हैं कि तशवीश का इजहार हुआ या प्रोसेस को तेज़ किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में जो ज़िम्मेदार आदमी है फवाद हसन फवाद, वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। फिर इसराइल फ़लस्तीन के मामलों पर भी सवाल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के सिलसिले में पॉलिसी दो टोक वाज़े है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला क्या आएगा। वक्त हो रहा है 5:09 और तकरीबन आप कह लीजिए 21 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 में जो फुल कोर्ट है वो असेंबल होगा, यानी कि तमाम के तमाम मुअज़्ज़ज़ 15 जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 में मौजूद होंगे और ये फैसला सुना दिया जाएगा, जिसकी 5 समातें हुई। आज 5वीं समात थी और पहली समात से ये तासुर था कि पहले ही दिन इसका फैसला हो जाएगा, यानी कि जब 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहला उनका वर्किंग डे था एज चीफ जस्टिस, तो इस केस को जो है वो उन्होंने सुना, फुल कोर्ट बनाया, फिर उसको तारीख़ में पहली बार टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर किया गया। 5 इसकी समातें हमने टेलीविज़न पर देखी। इस दौरान जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सवालात हैं या क्रॉस क्वेश्चन है जो काउंसिल सामने पेश होते हैं, जो वकील होते हैं उनसे, वो भी देखे गए। सोशल मीडिया पर यह मामला जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, लोग बात करते रहे, क्लिप्स आते रहे छोटे छोटे जो सवालों के थे जवाबों के थे। तो ये मामला इस तरह से वैसे पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं था, लेकिन क्योंकि इसकी पब्लिक हियरिंग थी तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का बन गया। अब फैसला क्या होगा, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को माना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट अपने राइट को एक्सरसाइज करेगी, इंतजार कर लेते हैं। बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेट्स सी, कुछ ही देर बाद ये फैसला आ जाएगा। लेकिन आज की समाअत के दौरान क्या हुआ, अगर ये आपको बताएं तो पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की दुश्मन नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को अपना दुश्मन समझती है। पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट को आपस में ना लड़ाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने साथी जज से मुकालमा किया और कहा कि पार्लियामान से मनफी चीजें क्यों मंसूब की जाती हैं। ये क्यों नहीं कह सकते कि एक इदारे ने दूसरे की बेहतरी के लिए कानून साजी की। मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी। अगर फुल कोर्ट मुस्तकबिल के बारे में हर चीज फैसले में लिख दे तो आइंदा केसेस इससे मुतासिर होंगे। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने साथी जजेस से ये मुकालमा किया है और अब समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला अब 5:30 बजे तकरीबन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का भी मसला था और साथ ही साथ मसला ये था कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होगा, इस पर भी बात हुई। तो आज के दिन ये भी कहा गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज दुनिया में सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इंग्लिस्तान या अमेरिका में मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ द रोस्टर का कोई तस्वुर भी मौजूद है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर पुराने सिस्टम पर चलना है तो आज़ादी लेने का भी फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ। इस्लाम की रूह से मास्टर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। चीफ जस्टिस ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आम रिमार्क्स दिए, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में यह कहा कि मैं तो मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहूँगा, आप जज्बाती ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे लगता है ये लफ्ज़ स्कूल मास्टर से आया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फुल कोर्ट बैठी हुई है और इस बारे में वो तयन कर ले। आइन में मास्टर ऑफ द रोस्टर का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़र्द वाहिद का इख्तियार है या नहीं है, यह वो सवाल है जो फुल कोर्ट के सामने है। और फ़र्द वाहिद के इस इख्तियार को पार्लियामेंट ने तोड़ा, यानी तकसीम किया 3 जजेस पर। अब इसको माना जाता है या नहीं माना जाता पर मबनी है, लेकिन 191 से कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो हमारे जो राइट्स हैं जहाँ 191 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स, उसको एक्सरसाइज करते हुए मैंने अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर दिस वंस। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आज की समाअत की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक एस्टेब्लिशमेंट और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है, ये भी बात हुई आज। पार्लियामेंट ने एक्ट में आज को नोटिस से निकलकर केस के लिए कमेटियां बना दी हैं। अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट की हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। आज की समाअत के दौरान कहा गया है कि जो मसला था पार्लियामेंट उसे ठीक करती। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स थे ये। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को इतने लंबे अरसे बाद क्यों याद आया कि ये कानून साजी
की जाए। क्या पार्लियामेंट की कानून साजी का मकसद फर्दे वाहिद के इख्तियार को तकसीम करना था? आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। अटॉर्नी जनरल ने इस पे कहा कि कानून साजी का मकसद सिर्फ मास्टर ऑफ रोस्टर्स नहीं था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि इस कानून पर अमल नहीं करना तो फिर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपने हलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, क्या हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल नहीं करेंगे तो क्या हम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे? तो ये मुकालमा होता रहा और ख़ास तौर पर इस समात के दौरान दिलचस्प बात ये रही कि वकला से ज़्यादा जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो सवाल करते रहे, जिस पर आखिरी 2 समातों में, आज भी और कल भी, कल मुनीब अख्तर साहब को टोका चीफ जस्टिस ने और आज जस्टिस आयशा मलिक के सवाल करने पर चीफ जस्टिस ने फ़ौरन उन्हें रोका। फैसला क्या आएगा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या समात रही, अंदाजे क्या लगाए जा रहे हैं, सब पर बात करते हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी जब फैसला आ जाएगा तो फिर हम इसको इन डेप्थ जाकर और मजीद एट लार्ज इसको डिस्कस भी करना शुरू कर देंगे। आदिल साहब, यकीनी तौर पर जो सारे मामलात हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो समझे जा रहे थे कि वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के मामलात को लेकर चल रहे हैं, या आप कह लीजिए वो उस तरफ थे, इस तरफ नहीं थे, उन्होंने भी इस चीज़ का बुरा ज़रूर मनाया या इस पर थोड़ा सा उन्होंने सवाल ज़रूर किए कि ये अपनी हद से ज़्यादा निकल कर काम कर गई है पार्लियामेंट, ये इख्तियार हमारा था। तो कमोबेश फैसला कुछ इसी तरह आएगा, नेक नियति पर मबनी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए अपने राइट को एक्सरसाइज किया जाएगा मेरे अंदाजे में। आप क्या समझते हैं? इम्कान तो ऐसे ही है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट को जो है वो डिग्रेड तो नहीं होने दिया जाएगा। जो मुझे लगता है कि काजी साहब जिन्होंने आज पार्लियामेंट के हवाले से बात की कि पार्लियामेंट जो है उसको वो करना चाहिए, तो और उन्होंने, तो मुझे लगता है कि काजी साहब अपने इम्तिहान में पास हो जाएंगे। और फैसला महफूज करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो आज ही फैसला सुनाया जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि किसी चीज़ पे इत्तफाक़ राय मुमकिन तौर पर हो चुका है। और कुछ देखिए, इतनी लंबी हेयरिंग हुई है, इसमें कुछ जजेस के माइंडसेट तब्दील हुए हैं और कुछ जजेस के जो माइंडसेट थे पार्लियामेंट के हवाले से, वो पहले भी सबको पता था कि वो पार्लियामेंट के हवाले से क्या सोचते हैं और किस तरीके से पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उसको ट्रीट करते हैं। तो वो अभी हमने जब लाइव समात देखी तो उसमें बहुत सारे जजेस, इसमें मुस्तकबिल के एक चीफ जस्टिस और उनके कुछ हम ख्याल जजेस जो है उनका माइंडसेट का अंदाज़ा हुआ कि वो क्या सोचते हैं पार्लियामेंट की कानून साजी को लेकर। अब इसमें मामला तो सिर्फ यह है कि क्या इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत थी या सादा कानून साजी से ही इस मामले रूल्स को तब्दील किया जा सकता था। तो मुझे तो लगता है कि शायद पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको जो है वो इंडोर्स हो जाए, और इसमें अगर इंडोर्स हो जाती है तो उसमें फिर बहुत सारी मुस्तकबिल के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकलेंगी, जिसमें नहीं, इसमें एक मसला है आदिल साहब, आपने 2-3 चीज़ों को ज़रा आप अपने जवाब में जो मिलाया, मैं उसको थोड़ा उसका ब्रेक डाउन करके लेके चलते हैं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। जो इत्तेफाक वाली बात है वो यकीनन दिलचस्प है, क्योंकि इसमें अगर हम इस पूरी 5 समातों का ब्रेक डाउन लें तो पहली समात में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर दलाइल होते रहे और दूसरी समात में भी कमोबेश ये मामला चलता रहा। फिर तीसरी से ऑनवर्ड जो समात है, यानी आखिरी समात तक ये मामला आ गया नेक नियति एंड स्पिरिट। तो यानी कि इन टोटलिटी उसकी स्पिरिट को अडॉप्ट किया जा सकता है, इससे पार्लियामेंट भी लेट डाउन नहीं होगी। और जो जजेस पहले दिन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे वो भी बार बार ये सवाल कर रहे थे कि किया तो ठीक है ना, तो यानी कि फिर हम 191 के तहत अपने राइट्स एक्सरसाइज कर लें। तो ये इस तरह की विन विन सिचुएशन होगी। और बाकी माइंडसेट वाली बात आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, पर चलते हैं। देखिए, बात यह है कि देखिए चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर छुरी के नीचे कोई कलमा पढ़ लेता है तो वो कलमा तो उसने पढ़ लिया, उसकी नीयत पे फिर नहीं जाना चाहिए कि आप इस कानून साजी को करते हुए पार्लियामेंट की क्या नीयत थी। यानी कि चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को कहा है कि पार्लियामेंट ने कुछ सोच के, जो भी सोच कर किया है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम कर लिया है तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, नंबर एक चीज़। दूसरा, जहाँ तक दूसरे जजेस के रिमार्क्स का पार्लियामेंट की सुपरमेसी के हवाले से बात है, ये अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा तो सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं कर सकती। और जहां तक मास्टर ऑफ रोस्टर का मामला है तो वो कुछ जजेस की राय तो यह है कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो फिर 3 जजेस की जो कमेटी होगी वो फिर मास्टर ऑफ रोस्टर जो है बन जाएगी, चीफ जस्टिस के इख्तियार नहीं होंगे, फिर 3 जजेस जो उस कमेटी का हिस्सा होंगे वो फिर इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे। तो
अभी जो जजेस की राय है इसमें लगता यह है कि काजी फाइज ईसा और उनकी जो राय से बहुत सारे जो हम ख्याल जजेस हैं जिनकी तादाद यकीनी तौर पर जो एक खास माइंडसेट के जजेस हैं उनसे ज्यादा मुझे लगती है। ये मेरी चले देखते हैं इसको, इस पे हम 5:30 बजे दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बड़ी ही बारीक और बड़ी थिन लाइन पर ये होगा, एक के नंबर से इधर उधर होगा ये मामला, लेकिन इन टोटलिटी ये स्पिरिट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आदिल साहब आपसे दोबारा रब्ता करते हैं जब फैसला आता है। बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। कुछ दीगर मामला आते हैं वो जरा जल्दी जल्दी हम अपने नाजरीन तक पहुंचा दें, क्योंकि फिर फैसला आ जाएगा तो फिर सारी चीजें फैसले की नजर हो जाएंगी। तो अभी हम बता देते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें और ताकि चेयरमैन पीटीआई पेश हों। और मेंबर निसार दुरानी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई पहले तो यहां आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराएं, हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हम सिक्योरिटी के लिए आईजी को भी लिख देते हैं। तो दौरान समाअत आज हुआ है। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की हम बात कर रहे थे। साइफर केस की अगर हम बात करें तो फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने इसको चैलेंज किया है। अब वकील शेर अफजल मरवत के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि इसकी नकूल वसूल कर ली, हालांकि नकूल वसूल नहीं की हैं। तो शेर अफजल मरवत की जानिब से ये मामला है और ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि केस की नकूल जो है वो वसूल हो गई हैं, क्योंकि कॉपीज़ फराम की जाती हैं फर्द जुर्म जब आयद होना होती है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो कि वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो ये कहते हैं कि अभी तक हमें ये कॉपीज़ नहीं मिली हैं, तो फर्द जुर्म आयद होने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। मुल्क की मईशत से जुड़ी एक खबर है और मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए इस वक्त हर कोई काम कर रहा है। वफाकी काबीना ने भी इस सिलसिले में कुछ बड़े फैसले किए हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की आज तो एक तो तौसीक की गई। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र मुकर्रर करने की भी मंजूरी हो गई और यूं पता चलता है कि ये सीरियस होता जा रहा है मामला। काबीना ने सुहेल अब्दुल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब भी लगा दिया है आज के रोज। इजलास से खिताब में कहा है कि अवाम के टैक्सों से इदारों का खसारा पूरा करना मजीद अब मुमकिन नहीं है। PIA और खसारे का शिकार दीगर इदारों की निजकारी के अमल को मजीद तेज करने की भी हिदायत कर दी गई है। तो वफाकी काबीना का ये अहम इजलास हुआ है जिसमें क्या अहम मजीद फैसले हुए हैं जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। सिद्दीक बताएगा मईशत की बेहतरी के लिए क्या फैसले हुए हैं और इन फैसलों के क्या असरात मुरतब होंगे, कुछ मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, इसी हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई है कि खास तौर पर जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियां उनके खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस का दीगर इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी है, उसके नतीजे में मुस्बत जो इशारे हैं वो सामने आए। खास तौर पर जो रुपए की कदर है उसमें बेहतरी आई है, डॉलर के मुकाबले में ये बात बताई गई है। और साथ ही साथ ये भी फैसला किया, जो ये बात भी बताई गई कि तकरीबन कोई $900 मिलियन FIA ने जो है वो रिकवर करके वो कौमी खजाने में जो है वो जमा करवाए हैं। मुख्तलिफ मदों में ये पैसे जो थे वो इसी वजह से कि जो पैसा जो था ये जो माफिया से मुख्तलिफ उनसे जो है वो वसूल किया गया। दूसरा जो आपने बात की, इसमें सबसे ज्यादा फोकस आज यही था कि जो PIA है उसको तरजीही बुनियादों के ऊपर उसकी निजकारी के हवाले से भी एक बड़ा फैसला किया गया कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका कंसोर्शियम उसको तकरीर करने की जो है वो मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दी गई है। फिर चूंकि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात है वो आपके सामने हैं। ठीक है सिद्दीक साजिद, मजीद भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी बराह रास्त ये चलते हैं बिलावल भुट्टो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। In shaping decisions and charting the path forward. And 3, driving the green revolution through jobs. As a pivot towards a greener, more stable, sustainable future, we pledge to create opportunities, ensuring that our youth are at the forefront of this transformation. But our vision doesn't stop here. We must invest in education that emphasizes the importance of sustainability. We need infrastructure that is resilient to the challenges of the future. We must foster international partnerships because the battle against climate change isn't one nation's fight. It's a global endeavor. Today, I'd urge you to dream with me. Envision a Pakistan that isn't just flourishing economically, but stands as a beacon of environmental and social justice. Envision a nation where the well-being of its lands and people are given equal precedence, where every policy decision intertwines the environment with human rights.
Let's shape the future of Pakistan and by extension our world together. This is our message on the issue of human rights and climate. But when we speak, we don't just speak of a rhetoric. We have an example for us to show the people of Pakistan where we have delivered on this rhetoric. And that is in the shape of some of the reconstruction projects that are ongoing in the province of Sindh. We're particularly proud of the Sindh People's Housing Initiative, the Apna Zameen, Apna Makan program, which is reconstructing 2.1 million houses that were destroyed in the 2022 floods. Not only are we rebuilding these homes in a climate resilient manner, but we're also providing the title deeds of the lands where those homes will stand and did once stand and will stand in the future to the women of the household. So not only are we building a climate resilient future together, providing shelter to these families, but we're also economically empowering the poorest of the poor, and we're including women's empowerment in this initiative. We want to take this vision across the country. We want to see a day where the victims of the 2022 floods or even the 2023 floods in Punjab are provided not only with climate resilient reconstruction to help reconstruct their lives, but also development initiatives that empower communities, that empower families, and more importantly, empower women while we're building a more sustainable future. I thank you. Thank you. बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए तकरीब से खिताब कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये तकरीब थी जिससे बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे। दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सोचना होगा, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इनिशिएटिव्स लिए गए, क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसेस के हवाले से बात कर रहे थे और ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की भी उनकी जानिब से बात की जा रही थी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने जान ली। अब बैक टू दी टॉपिक्स। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम डेवलपमेंट ये है कि अब से कुछ ही देर बाद जो फैसला महफूज किया गया था वो भी सुना दिया जाएगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत मुकम्मल हुई, फैसला महफूज कर लिया गया। 5:30 बजे का टाइम दिया गया था, 5:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा और अब कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में ये फैसला भी सुना दिया जाएगा। देखना यह है कि फैसला क्या आता है। आज 5वां रोज़ था इस पांचवीं समाअत थी इस केस की और उसके बाद ये फैसला महफूज हुआ और अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया है और देखना यह है कि अब फैसला क्या होता है। उबैद, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फैसला दिया जाएगा, क्या फैसला आता है, कोई इत्तफाक़ राय हुआ है या नहीं, ये वो सवाल हैं जो हमारे जहन में आ रहे हैं। कहा था कि इत्तफाक़ राय हो गया तो आज ही हम फैसला सुना देंगे। इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पे 5:30 बजे का वक्त आ गया। तो वो जो आदिल साहब भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इत्तफाक़ राय हो गया। अब ये इत्तफाक़ राय क्या है जजेस का, ये तो यकीनी तौर पर फैसला बताएगा और फैसले में जिसका इख्तलाफ होगा वो भी पता चलता जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करें, उनसे ज़रा लेटेस्ट अपडेट्स लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसील आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक मसला रहा है कि जब जो टाइम दिया जाता है उससे भी 3-3, 4-4 घंटे फिर एक्सीड हो जाता है मामला। इस वक्त क्या तैयारियां हैं कोर्ट रूम नंबर 1 में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट नंबर 1 में तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल तमाम वकला जो हैं पहुंच चुके हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ जो फ्री कैन हैं उन फ्री कैन ने भी अपनी सीटें संभाल ली हैं और इसके साथ अभी बेंच का इंतज़ार है। कुछ ही वक्त में मौजूद बेंच जो है वो आ जाएगा, जजेस आएंगे और उसके बाद इस फैसले का जो है वो ऐलान किया जाएगा, फैसला सुना दिया जाएगा। फैसले के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उनको या तो मंजूर किया जाता है या मुस्तरद किया जाता है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है वो कानून साजी वैलिड है और कानून साजी जो है उसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्ट करेगा, या जिस तरह से उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया गया था साबिक़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से
तो क्या उस जो हुक्म इम्तनाई है वो आर्जी था, क्या उसे मुस्तकिल किया जाता है और दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी जाती हैं? ये सवाल इस बेंच के सामने है और ये डिसाइड किया जाएगा कि जो कानून साजी की गई है क्या उसी दिन से जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है उसको पार्लियामेंट के पास किए गए कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, या आज अगर फैसला दिया जाता है तो आज से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो आज से इम्प्लीमेंट होगा। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंभीर और बहुत गहरे हैं और तशवीशनाक भी होंगे, क्योंकि दरमियान में जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने काफ़ी आज खुद नोटिस जो हैं उनके फैसले किए हैं और उसके हवाले से नैब का आज खुद नोटिस भी है, इंतखाबात के हवाले से भी है, कुछ और दरखास्तें भी हैं। तो ये आज खुद नोटिस का इख्तियार उन्हें बेसिकली तो नैब वाला मामला तो लेकर गए थे, फरीकैन लेकर गए थे अदालत की तरफ, लेकिन इसमें जो आप बात कर रहे हैं वो गालिबन ये होगी कि बेंचेस की तश्कील जो है वो अगर रिवर्स होती है उस दिन से जिस दिन ये कानून साजी हुई तो फिर वो सारे बीच में आ जाएंगे। असखुद नहीं था वो तो खुद जाते जाते कह के गए थे कि मैं तो डर रहा हूँ, अब एक ही असखुद लिया मैंने। जी, जो जितने आज खुद नोटिस थे उसकी और बेंच की कंपोजिशन की बेहतरीन जो 2-3-4 सवाल हैं वो ये है कि बेंच जो है वो कंपोजिशन 3 मेंबर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी के 3 सुपीरियर जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बेंच तश्कील देंगे। और ठीक है, इस फैसले में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वी आर शॉर्ट इन टाइम। गुलाम मुर्तज़ा साहब, हमें क्विक ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है, तो अज़ान का भी वक्फा है उसको शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट नंबर 1 की तरफ सबकी नजरें हैं, इंतजार हो रहा है कि क्या होगा। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ से पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, लेकिन इससे भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदीया के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बराह रास्त मनाजिर भी आप देख रहे हैं और हम अब देखना यह है कि 21 तारीख जो कि दी गई है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पहुंचेंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो यानी सफर का बाकायदा तौर पर मुसाफिर ने आगाज कर दिया है। और नवाज शरीफ जो 2019 में चले गए थे लंदन इलाज के लिए, वो अब बिल आखिर हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदीया मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्त मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे 21 तारीख की शाम 4:30 बजे। ये आबिद शेर अली का बताया हुआ वक्त है। आज तारीख है जनाब 11 अक्टूबर, तो आज से ठीक 10 दिन बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। इस बीच जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला भी आने वाला है, जिससे उनको अपील का भी फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मनाजिर हैं कुछ जिस तरह से उबैद ने जिक्र किया और ख़ासा खूब कहा कि मुसाफिर जो है उसका सफ़र शुरू हो गया है। नवाज शरीफ साहब रिहाइशगाह से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, सऊदी अरब पहुँचेंगे और उसके बाद 21 तारीख को वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ जो कि अब अपने सफ़र पे रवाना हो गए हैं, सऊदी अरब पहुंचेंगे। अभी तो घर से निकले हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से फिर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाएंगे। वहाँ यकीनन कुछ उनकी मुख्तलिफ मसरूफियात रहेंगी, कुछ मुलाकातें रहेंगी। वो मुलाकातें करके अपने काम शाम निपटा के फिर वो अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इन मुलाकातों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के माशी मामलात से मुतालिक दोस्त मुल्कों से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उम्रे की अदायगी भी है, मदीना मुनव्वरा में उनकी हाज़िरी भी है। साथ ही साथ कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो शायद दोस्त मुल्कों से कुछ एश्योरेंसेस गारंटीज़ लेने जा रहे हों, लेकिन ये सारी चीज़ें अंदाज़े ही हैं, बातें ही हैं। मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आ जाएंगे तो पता चलेगा उन्होंने इन 10 दिनों में क्या किया है और 2019 से अब तक क्या करते रहे। खैर, उनकी वापसी को लेकर एक राब्ता भी हुआ है। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ से पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है और मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और बताया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और नवाज शरीफ की वापसी के लिए मौलाना फजल रहमान ने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और कहा कि मुल्क की जो सियासी क़यादत है वो मिलकर ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, यानी कि आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना साथ ही हैं। ऐसा ही लग रहा है और ख़ासे खुशगवार मूड में भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ख़ासे पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बहरानों को मिलकर ही निपटाया जा सकता है। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा, ये शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में कहा है। लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि एक अच्छी खबर है कि नवाज शरीफ अब वापस आ रहे हैं, मिल के अब मुल्क को बहरानों से निकालना है। देखना यह है कि अब आने वाला वक्त जो है वो इत्तेहाद में नज़र आते हैं या शहराजा बिखरता हुआ नज़र आएगा। अहम मुलाकात है जो कि
हुई है मौलाना की और शहबाज शरीफ की, और मीनवाइल ये खबर भी है कि नवाज शरीफ साहब भी अपने घर से हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, सऊदी अरब पहुंचेंगे। हम मुल्क की बात करते हैं, मईशत की बात हो जाए और आवाम की अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत ने आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली है। पहले हम बिजली का रोना रो रहे थे, अब क्योंकि सर्दी के कमर्शियल सारिफिन के लिए 136 और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 71% इजाफे का तयन किया जा रहा है। सिर्फ महफूज घरेलू सारिफिन और रोटी तंदूर के टैरिफ को बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। नए गैस टैरिफ की मंजूरी ECC और वफाकी काबीना देगी। मुल्क भर में नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जाएगा। तो ये कुछ अहम तैयारियां हैं जो कि कर ली गई हैं। हालांकि आपने कहा सर्दी आ रही है, गैस का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। वज़ीर तवानाई, निगरान वज़ीर तवानाई ये कह चुके हैं सर्दी में गैस होगी नहीं, तो पता नहीं जो गैस नहीं है ये वो महंगी होगी तो फिर किस तरह होगी। खैर देखते हैं क्या होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है, वक्त गुजरते जा रहा है, 5:47 हो गए। जैसे ही फैसला आएगा आपसे शेयर करेंगे। इस बीच जितने दीगर और मामला हैं वो ज़रा क्विकली हम आपको अप टू डेट ले लें, आपको ब्रिंग अप टू स्पीड कर लें। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का आज़म लिए निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मराकश के मरकज़ी बैंक के गवर्नर से मुलाकात हुई है और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने पर भी बातचीत की गई। ये मुलाकात IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों के साइड लाइन पर हुई है। तो पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ भी मुआशी फ्रंट पर, तजारती फ्रंट पर कोशिशें कर रहा है और साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है उनसे भी हमारे मामला चलते रहते हैं। अभी हमारा जो प्रोग्राम है उसके रिव्यू का टाइम भी आ जाएगा, उसकी तौसीक का टाइम आ जाएगा, तो तभी इसीलिए मुश्किलात हम पर बढ़ती भी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही उबैद, ये तो हमारी मौशी सूरत हाल थी, लेकिन अब जो अंदरूनी मसाइल हैं और एक अफसोसनाक खबर हम कराची से देंगे कि ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत थी जो कि मुनहदिम हुई है। जमाहक अफराद की तादाद 5 हो गई है, मरने वालों में राहगीर भी शामिल है। 4 मजदूर जख्मी हुए हैं, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं और मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने की इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस ये बता रही है कि शाह फैसल कॉलोनी में 80 गज के प्लॉट पर तामीर किया जा रहा था ये मकान। अहले इलाका ने बताया कि वजीर नामी शख्स ने कुछ अर्सा पहले मकान खरीदा था। बोसीदा पुराने लेंटर की छत पर मजीद 2 छतें डाली गईं और जो बोसीदा लेंटर था वो इसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सका और 3 मंजिला ये जो मकान था ये गिर गया। इसके मलबे तले मजीद लोगों के भी दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन 5 जो लोग हैं उन्हें निकाल लिया गया है। एक राहगीर इसकी जद में आया, कुछ मजदूर इस पे काम कर रहे थे वो भी इसकी जद में आ गए हैं। पहला वाक़या नहीं है कराची में, इससे पहले भी हम देखते हैं कि इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया जाता और आए रोज इस तरह की जो एक तो है ना दो तरह के इसको अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो एक तो वो इमारतें होती हैं पुरानी बोसीदा कि जिसको रिहायशी खाली नहीं कर रहे होते और एक फिर इस तरह के लोग होते हैं जो फिर उस लालच में कि वो अपने मकान पर एक क्या कहते हैं मंजिल का इजाफा और कर लें, किराएदार जो हैं वो आ जाएं ताकि उनकी जो आमदन है उसमें इजाफा हो जाए, उसकी वजह से भी ये हादसा होते हैं। खैर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात करेंगे। समाअतें मुकम्मल हो गई हैं, फैसला महफूज हो गया है और कुछ ही देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। 5:30 बजे का टाइम था लेकिन 6 बज चुके हैं, अब तक फैसला नहीं सुनाया जा सका। एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा और जैसे ही फैसला आएगा तो आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। इसके अलावा हम इस आड़ में मईशत की बात करेंगे। वफाकी काबीना ने कुछ अहम और बड़े फैसले किए हैं, वो क्या है, उनके असरात क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। न्यूज़ रूम में हम ये भी बात करेंगे, एक जानिब मईशत की बेहतरी के फैसले किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब आवाम की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि मजीद बोझ डालने की तैयारी हो गई है। गैस टैरिफ में भी बड़े इजाफे की कितनी हलाकतें हुई हैं फ़लस्तीन के एंड पे, कितनी शहादतें हुई हैं अब तक, कितने मकानात तबाह हुए हैं, इसराइल किस तरह से जुल्म ढा रहा है और उसमें शिद्दत लाने के लिए अमेरिका किस तरह से मदद और मुआवनत फराम कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, इस सब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे और दूसरी तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है जहाँ टीम पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद पहुँच गई है और हमारा मैच हफ्ते को इंडिया से है। आज का जो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच उस पर बात करेंगे, लेकिन ये सब बाद में। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है, इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। फुल कोर्ट ने सारे मामले को सुना है। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में फुल कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर लिया था। आज समाअत मुकम्मल हुई तो समाअत मुकम्मल होने के साथ ही चीफ जस्टिस ने यह कहा
कि अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो हम आज ही इसको सुना देंगे, जारी कर देंगे, और अगर इत्तफाक़ राय जजेज़ में ना हो सका तो फिर इसे महफूज तसव्वुर किया जाए। तो जो ही ये बात हुई उसके कुछ ही देर बाद खबर यह आ गई कि 5:30 बजे ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब गालिबन उसकी जो आप कह लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन है या साइटेशन है वो हो रही होगी, क्योंकि 15 जजेज़ हैं, उसमें से किसी ने अगर कोई इख्तलाफी नोट भी जारी करना है मुख्तसर फ़ैसले के साथ तो वो भी लिखवाया जा रहा होगा, उनका स्टाफ इसमें भी बिज़ी होगा, तो इसीलिए कुछ ताख़ीर हो जाती है, जिसमें अक्सर हम ये बात करते हैं कि जो बड़े फ़ैसले होते हैं वो जारी होने में, महफूज हो जाने और जारी हो जाने के बीच का जो वक्फ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गालिब इम्कान यही है कि जो रूटीन के मामलात हैं उनको इस वक्त निपटाया जा रहा होगा, और एक फ़ैसला जिससे कमरा नंबर 1 में, जहां ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कमरा होता है, उनकी अदालत होती है, वहां पे ये फुल कोर्ट असेंबल होके और इस फैसले को जारी कर देगा। बार बार चीफ जस्टिस इस समाअत के दौरान ये कहते रहे हैं, जब वकला को टोका जाता रहा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, यानी टोका जाने से मुराद ये कि जब सवाल किए जाते थे, अभी दलाइल का आगाज़ होता है, एक सवाल दूसरी तरफ से दूसरा तीसरा, और फिर वो दलील मुकम्मल होने के बजाय मामला जो है वो सवाल जवाब में उलझ जाता था, तो बार बार चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सवाल करें लेकिन पहले दलाइल मुकम्मल होने दें, और अगर कुछ रहता है या आपकी ऑब्जर्वेशन है या आपकी कोई राय है तो फिर वो अपने फैसले में लिखें। इस सिलसिले में 2 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। जैसे कल के रोज़ मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टोका, तो उन्होंने कहा कि मैं बेंच में बैठा हुआ हूँ तो ये मेरा इख्तियार है, ये मेरा हक़ है कि मैं सवाल करूँ। आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सवाल कर रही थी, तो उन्होंने जैसे ही सवाल पूरा किया, इससे पहले कि फैसल सिद्दीकी जवाब देते MKM के वकील, तो चीफ जस्टिस ने फिर रोका और टोका और कहा कि दलाइल मुकम्मल होने दें, फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने सवालात कर सकते हैं और फिर अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। अलबत्ता ये फैसला जो ही जारी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस बीच कुछ वो जारी और बर्बरियत इस तरह की है कि गजा पर इसराइल ने ममनुआ जो फास्फोरस बम हैं वो गिरा दिए हैं। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला किया गया और कमांडर के वालिद, भाई और बच्चे और पोती शहीद हो गए हैं। मगरबी किनारे पर हमले में 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जियालिया में इमाम मस्जिद, कई सहाफ़ी बमबारी की जद में आ गए हैं और शहदा की तादाद 900 से ज़्यादा हो गई है। 4,500 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गजा में 22,000 से ज़ायद घर तबाह हो गए हैं और लाखों अफराद इस वक्त बेघर हैं और बेआसरा हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इस तमाम तर जंग में शहीद हुए हैं और सूरत हाल अबतर होती हुई नज़र आ रही है। और इस पे जल्दी पर तेल का काम जो है वो अमेरिका कर रहा है। उसने असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर से रब्ता किया। जो बाइडन ने कहा अमेरिका इसराइल की पुश्त पर है, इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। उधर रूस ने इसराइल फ़लस्तीन जंग का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया। सदर पुतिन कहते हैं कि अमेरिकी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी की वजह से इसराइल और हमास के दरमियान जंग हुई है। तो जैसे कि पहले दिन इस सारे मामले पर बात हो रही थी जब ये जंग का आगाज़ हुआ, तो बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि ये लड़ाई इस ज़मीन के इस छोटे से टुकड़े पर है, लेकिन ये बेसिकली एक प्रॉक्सी वॉर में तब्दील हो जाएगी, जो कि बदलते वक्त के साथ जो बयानात हैं उनसे जाहिर भी हो रहा है। तुर्क सदर ने उधर अमरीकी बहरी बेड़ा इसराइल भेजने की मुखालफत कर दी। रजब तैयब एर्दोगान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका फ़लस्तीन में कत्लेआम की मनसूबाबंदी कर रहा है। बहरी बेड़ा इसराइल भेजने का मकसद मजलूम फ़लस्तीनियों को कत्ल करना है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। जी हाँ, तो रजब तैयब एर्दोगान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है जो अमेरिका की जानिब से इमदाद भेजी गई है इसराइल को, और उन्होंने कहा है कि ये अमल जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि जो अमरीकी बहरी बेड़ा भेजा गया है वो उसकी मुखालफत करता है। इसराइल की अगर हम बात करें, बर्बरियत की बात करें, तो तालीमी इदारों को भी नहीं बख्शा गया। गजा में इसराइली फ़ौज की यूनिवर्सिटी पर बमबारी की गई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैंपस के मुतादिद हिस्से तबाह हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी और अस्पतालों पर भी हमला किया गया है। जंगी कवानीन के खिलाफ ये बताया जा रहा है, लेकिन इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला रोज़ बरोज़ जारी है। यूनिवर्सिटी, अस्पताल और जो रिहायशी इमारतें हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। 5वां दिन है और यकीनन शाम लबनान भी आ चुके हैं, ईरान मुबारकबाद दे चुका है, तो इस तरह से हिजबुल्लाह भी इस गेम का हिस्सा है और इस सारे प्लान में वो भी इन प्रैक्टिकल जो है आप कह लीजिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उधर चीचनिया भी इसी तरह के आप कह लीजिए बयान देता नज़र आ रहा है। लेकिन अमन की बात कौन करेगा और इस मसले का हल क्या है, इन सारे मामलों को डिस्कस करते हैं। मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इन सारे मामलों पर PNN क्राइसिस सेंटर का भी हिस्सा रहे। मंसूर जाफ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर 5वां दिन है, अब तक 900 से ज़ायद शहादतें हैं और तकरीबन 4,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हज़ारों बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी, स्कूल नहीं छोड़े जा रहे, जो आप कह लीजिए हस्पताल हैं वो नहीं छोड़े जा रहे। तो बेसिक जो वायलेशन है, जो चार्टर है, जंग बंदी के भी जो उसूल हैं,
उनकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है और खिलाफ वर्जी करने वालों की पुश्त पर वो खड़े हैं जो इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं। अब ये फ़लस्तीनी जाएं तो जाएं कहाँ? मीडिएटर कौन हो सकता है इनका? मैं समझता हूँ जी कि जो इस इशू के ओनर हैं, जो इस इशू के कस्टोडियन हैं, जो मस्जिद अक्सा के कस्टोडियन हैं, जो क़िबला अव्वल के कस्टोडियन हैं, मेरी मुराद उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पे ख़ित्ते के वो ममालिक के जिनकी सरहदें उनके साथ मिलती हैं, जिनका दीन उनके साथ मिलता है, जिनका फ़ेथ उनके साथ मिलता है और जिनके बिहाफ पे, जिनकी बुनियादी तौर पे एक फ़र्ज़ किफ़ाया जो ये अदा कर रहे थे फ़लस्तीनी दिफ़ाए मस्जिद अक्सा का, ये उन मुल्कों की ज़िम्मेदारी है। मेरी मुराद उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस और दुनिया के इंसाफ पसंद आवाम, हुकूमतें नहीं मैं अर्ज़ कर रहा क्योंकि हुकूमतों के तो जो इंटरेस्ट हैं, हुकूमतें तो जिस अंदाज से अपनी सियासी बारगेन और जिस अंदाज से सियासी खेलों में मसरूफ़ हैं वो बिल्कुल हमारे सामने है। अभी जंग को शुरू हुए दूसरा दिन हुआ था कि अमेरिका जो दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी हकूक़ का प्रचारक समझा जाता है, उसने इस जंग से तबाह होने वाले इलाके के लिए अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो भिजवा दिया, जो जदीद तरीन हथियार और जहाज़ों से लैस है। और वो इस इलाके में, क्योंकि उन्हें ख़दशा था, उनके प्लान तो बेसिकली इसी से आश्कार हो जाते हैं कि वो इस जंग को ख़ित्ते में फैलता हुआ देख रहे हैं या उनकी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। यही वजह है कि उन्होंने जो ख़ित्ते में ऐसी क़ुव्वतें मौजूद हैं जो उनके अज़ाइम के लिए चैलेंज हो सकती हैं, चाहे वो लबनान के हिज़्बुल्लाह की शक्ल में हो या वहाँ दूसरी तरफ सीरिया में बशार अल असद या गोलान हाइट्स में जो उनके ठिकाने हैं, वो उन्होंने इस जंग का दायरा उस लिहाज से वसी होते हुए देख के ये तमाम जो पेशबंदी है वो की है। इसका मकसद अब इसराइल के जिन लोगों की हिफाजत या दिफा के लिए ये भेजा गया है वो तो जहाज़ भर भर के चार्टर्ड प्लेन जो हैं उनके उन मुल्कों में वापस जा रहे हैं जहाँ से लाके उन्हें आबाद किया गया था और ये बताया गया था कि ये तो बड़ा खुशहाली का दौरा होगा और आप यहाँ पे एक ऐसी दुनिया में जन्नत की सूरत में रहेंगे कि जिन मुल्कों में आपको कोई पूछता नहीं था, वो यूरोप के जो आपकी मेहनत का इवज़ खाता था लेकिन आपको पूछता नहीं था, तो आप यहाँ आके आबाद हुए तो आपकी इन कुर्बानियों का सिला हम आपको देंगे। लेकिन आज वही यहूदी आबादकार जो है, जो कई कई मुल्कों की नेशनलिटीज़ रखते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो अपनी इस नाम नहाद जन्नत को छोड़ के जो है वो यहाँ से सुधार रहे हैं और सिर्फ लड़ने के लिए वही लोग रह गए हैं कि जो फ़लस्तीनी हैं या जिस अंदाज से उनके अंदर एक इंतहा पसंद तबका मौजूद है यहूदी, वो यहाँ पे मौजूद है, जो उनकी फ़ौज का हिस्सा है, वो मजबूर हैं, मजबूर है वो उनके पास तो यही आखिरी ऑप्शन। मंसूर साहब, आपने अपनी बातों में एक दो बातें कही, मैं ज़रा उनका एक लिंक बना के आपसे मजीद इस मामले को इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करता हूँ। आपने इशारा किया उस आबादकारी की तरफ जो वेस्ट के कंधे पर हुई और इस खित्ते का चुनाव हुआ और फिर यहाँ पर देखते ही देखते यहूदी आबादी बढ़ती गई और फिर उस ग्रेटर प्लान का हिस्सा ये कि अरब में जो एक आप कह लीजिए कि नफ़रत थी या आप कह लीजिए कि चलें इसको नफ़रत को भी हम माइल्ड कर देते हैं कि इख्तिलाफ़ था, उस इख्तिलाफ़ को आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आपने अकॉर्ड्स के ज़रिए जो है वो तस्लीम करवाने की तरफ, तजारती मामलात की तरफ और फ्लाइट ऑपरेशंस की तरफ ले जाकर उसको भी कर लिया। ये हमास का जो अटैक है ये आउट ऑफ सिलेबस आया या ये डेलिब्रेट था कि 2 साल तक आपने अपनी आंखें बंद किए रखी इसराइल ने, यानी मोसाद ने और CIA वगैरह ने, और इसके ज़रिए अब इस ऑपरेशन के हो जाने के बाद अरब स्प्रिंग का एक नया माहौल पैदा किया जा रहा है। अरब ममालिक में वो शिया सुन्नी पुराने मामलात, अवाम और हुक्मरान के दरमियान जो फ़र्क था और उसके बाद फिर जो दौरा था, क्या ये इस किस्म की एक लार्जर प्लानिंग है जिसकी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है, इस ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर लड़ाई शुरू करवा के? मेरा ख्याल है जी इसे इस नौइयत की एक प्लान एक्टिविटी करार देना यकीनन ये मगरबी मीडिया की एक साजिशी थ्योरी है, जो माजरत के साथ कहूँगा कि हमारा मीडिया जो है उसको अंधाधुंध बगैर किसी फैक्ट चेक के जो है वो इंडोर्स करता है और इस पर फिर एक गुफ्तगू का मैदान जो है वो सजाया जाता है और उसके नतीजे में जो असल इशू है जिस पर बात होनी चाहिए वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और इसी तरीके से कि जिस तरीके से इस खित्ते का जो ये मसला जो प्योर एक इंसानी और इस्लामी मसला था, एक क़िबला अव्वल की यहूदी कब्ज़े में आने के बाद जिस अंदाज से इसकी एक आइडेंटिटी बनी थी और जिस तरीके से यहाँ पे मुसलमानों ने एक इंडिजिनस स्ट्रगल के ज़रिए मुख्तलिफ मराहल से इसको गुजारा और उसकी मंजिल खोटी करने के लिए जिस तरीके से मुख्तलिफ माहिदात में उनको उलझा दिया गया, उनको अमन का शराब उसी तरीके से दिखाया गया जिस तरीके से यहूदियों को यहाँ पे एक बड़ी जन्नत का शराब दिखा के लाते हैं और उसके बाद जो हालात उनके सामने हर दूसरे तीसरे साल बाद जो है उनको ऐसी ही जंग या ऐसा ही अवामी बैकलैश, चाहे वो
इन्हीं फ़लस्तीनी जो मुजाहिदीन या हुर्रियत पसंद इनके ख़ुद को शमलों की सूरत में देखना पड़ता है, या उनके साथ आए रोज़ होने वाली जो उनकी यहूदी बस्तियों के अंदर या उनकी कॉलोनियों के अंदर होने वाली लड़ाई के नतीजे में उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये एक मैं समझता हूँ असल जो इशू था उसको तमाम के तमाम को डाई डाउन करने के लिए ये तमाम इस नौइयत की थ्योरीज कि कभी उसमें ईरान के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है। ईरान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया है कि हमारा इस तमाम मामले में कोई हाथ नहीं है। यकीनन उनकी हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के साथ हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये क़िबला अव्वल की जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी हवाले से जो है। लेकिन इसमें मंसूर साहब आप यकीनी तौर पर सही कह रहे हैं कि इसमें एक तो हमारे कुछ अकायद का और ईमानी जो आप कह लीजिए नौइयत के मामलात हैं उसका एक कर्ज है, फ़र्ज़ है, उसको भी साथ लेके चलना है। लेकिन फिर हमने खुद भी तो देखा है कि यमन में, शाम में क्या होता रहा और फिर वहाँ पर लड़ाई के लिए जो दो चेहरे नज़र आते थे या दो कुव्वतें नज़र आती थी उसके पसे पुश्त कौन था। अभी आज भी अगर आप इधर देख लें तो रशिया जो है वो अपने ग्रजेज अमेरिका के साथ इस फ़लस्तीन के मामले पे रख कर निकाल रहा है कि जी ये ज़िम्मेदार है, उधर से वहाँ से ईरान की तरफ आ रहा है। तो होता तो हमेशा यही है कि किसी भी दो लोगों की लड़ाई को जो बड़ी ताकतें हैं वो हाईजैक करती हैं और फिर वो एक प्रॉक्सी में तब्दील हो जाती हैं और एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत पीछे चला जाता है। हमेशा यही हुआ। जी मैं इसीलिए गुजारिश की इब्तिदा में कि ये मसला जो है जिनका प्रॉब्लम है, जिनके रीजन का प्रॉब्लम है, जिनके दीन और मज़हब से एसोसिएट ये प्रॉब्लम है, उन्हें फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। उनके पास कोई वसाइल की कमी नहीं है, कोई डिप्लोमेसी की कमी नहीं है। वो तमाम के तमाम वसाइल, अगर आप ये देखिए कि चीन की ब्रोकरेज में ईरान और सऊदी अरब जो है वो मिल बैठ सकते हैं और इसी तरीके से अभी शाम में जिस अंदाज से अप्रोचमेंट हुई है वहाँ पे अब दोबारा से यानी जो एक वहाँ पे जंग का समा था वो ख़त्म हुआ है। इसी तरीके से यमन में जो एक खाना जंगी की कैफियत पैदा हुई थी वो इशू सॉल्व हो सकते हैं। वो तो रिसेंट इशू है और ये तो एक हिस्टोरिकल इशू है जो पिछले 70-75 साल से ला यनहल चला आ रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद है और ख़ास तौर पे इस इशू पे इकट्ठा होना कि हमने इसराइल को उनकी उन टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आना है कि जिसके लिए ख़ुद अमेरिका बहादुर ने उन्हें अपने साथ बिठा के अपनी ज़मानत में जो है वो माहिदात किए थे। क्योंकि जब तक उन माहिदात के ज़ामिन जो है जो इस वक्त ख़ित्ते में एक पार्टी के तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं, मेरी मुराद अमेरिका से और अमेरिका की ख़ास तौर पे जो जंगी तैयारियां हैं, क्योंकि माजरत के साथ कहूँगा कि अमेरिका जो है उसे ना तो अफ़गानिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी थी, ना कश्मीर के अवाम से कोई दिलचस्पी है और सबसे बढ़ के फ़लस्तीनियों के साथ तो उन्हें कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि उनकी मिलिट्री आउटपोर्ट्स जो उन्होंने इस मशरक़ वस्ता में कायम कर रखी है, उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसकी तरफ से दरपेश है वो यकीनन इन फ़लस्तीनियों और इन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन इसमें एक चीज़ और है मंसूर साहब, इसकी तरफ इस पे भी बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी बात हो रही है और ख़ासतौर पे अभी आपने खुद इसका हवाला भी दिया। मशरक़ वस्ता में जो आप कह लीजिए गुज़श्ता कुछ अरसे में चीन की दखल अंदाज़ी है, चलें इसको दखल अंदाज़ी तो नहीं कहते बल्कि जो एक जेस्चर है जिसमें उसने ईरान और सऊदीया के मामलात को सेटल करवाया, फिर शाम का भी आपने जिक्र किया। आप समझते हैं कि ये जो तस्फिया है इसके हल में कहीं ना कहीं चीन एक किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक एशियन पॉलिटिक्स से अब उसने अपना दायरा कार वसी कर लिया, मशरक़ वस्ता तक भी, मिडल ईस्ट तक भी चला गया है। उसका क्या किरदार आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक उसने वो अपनी न्यूट्रलिटी को भी बरकरार रखा हुआ है इसमें? देखिए जी, इस वक्त जो मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिटिक्स है या जो अमरीकी इन्फ्लुएंस है वो डाई डाउन होता जा रहा है। यही वजह है कि जो सऊदी अरब है या उसके साथ दीगर उसके इत्तेहादी अरब ममालिक हैं उन्होंने टुवर्ड्स ईस्ट देखना शुरू कर दिया, मशरक़ की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से और ये देखिए अब एक ऐसा यानी दौरा है कि जिसमें अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं। अगर चीन को सस्ता तेल चाहिए और रेगुलर सप्लाई चाहिए तो उसे यकीनन सऊदी अरब से ज़्यादा करीब या गल्फ़ कंट्री से ज़्यादा करीब और कोई नहीं था। तो उन्होंने उन्हीं के साथ मामलात करने के लिए, उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए यकीनन ये बात इस मामले में उन्होंने अपना सियासी वज़न जो सफारती वज़न है वो डाला और उन्होंने दो बहुत ही जिसे कहना चाहिए नाराज़ ख़ित्ते के ममालिक जो हैं सऊदी अरब और ईरान, जिनके दीगर मसले के इख्तलाफात भी हम कह सकते हैं या वो बहुत ज़्यादा अरब अजम की एक अगर हम पुरानी लड़ाई को रिकॉल करें तो वो भी मौजूद थी। लेकिन अब सऊदी अरब को जब ये अंदाज़ा हुआ कि मशरक़ वस्ता में जो सिक्योरिटी के हवाले से जो अमेरिका ने उन्हें ज़मानत फ़राहम की थी, अब वो ख़ुद क्योंकि अमेरिका एक ऐसे इंतशार का शिकार है जिस अंदाज से वहाँ पे सक्सेसिव गवर्नमेंट कभी एक इंतहा पसंद ट्रंप की शक्ल में आ जाती है, फिर उसके बाद एक बूढ़े
मुअम्मर तरीन जो बाइडन जो हैं वो बरसर इक़्तिदार पर आ जाते हैं, तो उन्हें बुनियादी तौर पे एक बैटल ग्राउंड चाहिए होती है। कम से कम गल्फ़ के लोगों को और मिडिल ईस्ट के लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है और वो समझ चुके हैं कि हमें अपनी जो खिता है उसे वो किसी के लिए ओपन नहीं करना चाहिए। इसमें मुझे आपकी बात से एक और सवाल मिलता है। मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसने अमेरिका ने या उसके इत्तेहादियों ने बाकी पूरी दुनिया को अपने लिए प्लेइंग फील्ड रखा और प्रॉक्सीज़ का शिकार किया और फिर वो अरब स्प्रिंग की सूरत में जो तनाज़ात और फसादात और मुश्किलात आती रहीं, अब वो सारा पैटर्न रिवर्स इंजीनियर होकर ख़ुद इन ममालिक तक नहीं चला गया। आप देखें कि वाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीन की हिमायत में लोग जमा हो जाते हैं, मैनहट्टन में लोग जमा हो जाते हैं, कनाडा में हुकूमत का कुछ और रिएक्शन है लेकिन अवाम उस पर कुछ और रिएक्शन देते नज़र आ रहे हैं। ख़ुद इन ममालिक में रहने वाले यहूदी जो हैं वो अपने आप को इसराइल से डिस्कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ज़ायनिस्ट्स में और जूइश में फ़र्क है और इस फ़र्क को आप समझें, हम कत्ले आम की हिमायत नहीं करते। तो ये वो जो अरब स्प्रिंग वाला माहौल था वो तो इधर इनके पास आ गया, इनके अपने गले पड़ गया। मैं समझता हूं कि जो आपने बड़ा दुरुस्त इशारा किया, उसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन मैं आपको इसराइल के अंदर दिखा देता हूं कि अभी इस साल के आगाज़ से जब नेतन्याहू की हुकूमत बनी तो नेतन्याहू को खुद एक करप्शन के केसेस में माखूज थे और सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा था। तो उन्हें इस बात का खदशा था कि सुप्रीम कोर्ट जिस फ्री अंदाज में प्रोसीडिंग लेके चल रही है और वो ज़ाहिर है किसी दबाव में नहीं आते तो मुमकिन है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो उन्होंने अदलिया की इस्लाहात के नाम पे एक ऐसा वावेला खड़ा किया कि जिसके खिलाफ पूरी सिविल सोसाइटी जो है, उनके यहूदी, उनके आर्मी के रिजर्विस्ट, मंसूर जाफर साहब, आई विश कि हम इस डिबेट को मजीद आगे बढ़ाते लेकिन कुछ वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सम टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसराइल फ़लस्तीन का ये मामला है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और जुल्म अजीम 5 रोज़ से जारी है। इसमें ममनुआ जो फास्फोरस है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें मीडिएटर कौन होता है, हमें तो उसका इंतजार है, कोई ऐसे मीडिएटर कौन होता है। और हमारी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं सऊदी अरब रवानगी के लिए लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड से हेथ्रो एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब रवानगी के लिए एवन फील्ड पहुंचे जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद थे। उन्होंने अपने कायद को अलविदा कहा। सऊदी अरब में तकरीबन 1 हफ्ता क़याम का प्लान उनका बताया जा रहा है। आला हुकाम से मुतअद्दिद मुलाकातें तय हैं। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और वहां 3 दिन क़याम करेंगे। 21 अक्टूबर को वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की दुबई में भी मुतअद्दिद मुलाकातें तय हो चुकी हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है और नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीदे पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। ये खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। तो वो सफ़र जिसका आज से आगाज़ हुआ है, ये तमाम तर स्केड्यूल था जो कि हम आपको बता रहे थे। आज से 21 तारीख तक ये तमाम मुलाकातें होंगी, ये तमाम सफ़र होगा और उसके बाद 21 तारीख को वो पाकिस्तान आएंगे और मीनार पाकिस्तान से पहुंच के एक जलसा होगा, खिताब करेंगे। 2019 में चले गए थे खैर, और अब ये उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट के जरिए वापस आ रही है। अब 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इनको जाने की इजाज़त मिली थी। देखते हैं अब जब वापस आते हैं तो हमारी मीशत कितनी बेहतर होती है। हम सब वही अपनी अपनी मीशत में 50-50 रुपये का इजाफा ही चाहते हैं। खैर, शहबाज शरीफ से PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात हुई है और मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की तो दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। बहरानों को मिलकर निपटा जा सकता है, ये भी दोनों कायदीन ने इत्तफाक किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजल रहमान बोले कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सच बेनकाब हो चुका है, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए थे। तो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ मिले हैं और सियासी कायदीन ने यह तय किया है कि जो बहरान है उनसे मिलकर निपटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा एक इत्तेहाद जिसका मौलाना फजल रहमान भी हिस्सा होंगे वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। ठीक है, और मौलाना साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि बड़ा खुशाइंद है कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा नंबर 1 से फैसला अपने बराह रास्त मुस्तरद करती हैं। ये फैसला 10-5 से सुनाया गया है। 5 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला पढ़कर सुनाया और जो इसके मुख्तलिफ क्लॉज हैं या सेक्शंस हैं उससे कौन से जज इख्तलाफ कर रहे हैं, कौन से इत्तफाक कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने मेंशन किया। लेकिन मजमूई तौर पर इसका लुब्बे-लुबाब, इसका खुलासा यही है कि ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। वो दरख्वास्तें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाने से मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ाकार से मुतालिक पार्लियामेंट ने, मुकन्नना ने तरीक़ाकार वज़ा किया था, जिस पर बहस होती रही कि पार्लियामेंट सुप्रीम है नहीं है, आर्टिकल 199 से यह मुतसादिम है, यानी आईन पाकिस्तान से यह कानून साजी मुतसादिम है या नहीं, जिस पर बार बार दलाइल ये दिए गए कि यह नेक नियति पर मबनी है और मास्टर ऑफ रोस्टर एक शख्स नहीं होना चाहिए, फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। 10 जजेस की राय यह है कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की वो ठीक है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह रास्ता दिया है, यह तरीक़ाकार बताया है कि किस तरह से इस निज़ाम को मज़ीद साफ और शफाफ किया जा सकता है, यानी कि पार्लियामेंट ने अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को एक्सपेंड किया है। अभी फर्दर डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसमें जजेस अपने अपने इख्तिलाफी नोट शेयर करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर 10/5 से जारी होने वाला यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस में से 10 ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मंजूर किया है और बाकी 5 ने कहा है कि जो दरखास्तें आई थी वो मुस्तरद की। बिल्कुल ऐसे ही ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गुलाम मुर्तजा, मुख्तसर फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है, 10/5 से यह फैसला आ गया है और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। ये जो एक्ट है इसको कानूनी करार दे दिया गया है। अब जो इसकी डिवीज़न है बेंच की वो कुछ इस तरह से है कि 8 जजेस जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस कानून को, इस एक्ट को जो है वो मंजूर किया है, जबकि जो 7 जजेस हैं उन्होंने इसमें इख्तलाफ किया है और इख्तलाफी नोट भी लिखे हैं। लेकिन जो दीगर जजेस हैं जिसमें 10/7 का ये फैसला जो कहा जा रहा है, इसमें से 2 से 3 जजेस ऐसे, 2 जजेस मजीद ऐसे हैं जिन्होंने इस एक्ट को मंजूर किया है, लेकिन उन्होंने इसके साथ कुछ डिसेंडिंग नोट्स भी लिखे हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि ये 8/7 जो हैं, 8 जजेस जो हैं वो उन्होंने इसको फैसले को जो है वो मंजूर किया है, इन दरखास्तों को मुस्तरद किया है और एक्ट को मंजूर किया है, जबकि 7 जजेस जो हैं उनका ये है कि उन्होंने इस फैसले से जो है इख्तलाफ किया है। उन्होंने गुज़िश्ता जो हुक्म इम्तनाई था दरखास्तों के ऊपर, उसको ये कहते हुए उन्होंने ये इकरार दिया है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के ऊपर कानून साजी करने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी फैसला है वो यही है कि दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं और जो कानून साजी है उसको, एक्ट को उसी तरह से बहाल समझा जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो करार दे चुके हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी है ये बिल्कुल कानून साजी दुरुस्त है। और जो मशवरा है 184(3) के हवाले से वो 3 जजेस जो हैं वो मिल के बेंच बनाएंगे और इस हवाले से जो 184(3) की अपीलें हैं, आर्टिकल 184(3) की इंसानी बुनियादी हकूक़ के जो फैसले हैं उनके ऊपर इसके बाद अपीलें भी दायर हो सकेंगी। इस खसूसी तौर पे इस एक्ट के ऊपर जो अपीलें हैं वो भी ज़ाहिर है कि जब ये दायर हो सकेंगी, और क्योंकि ये दरखास्तों के ऊपर फैसला है तो लेकिन इसके ऊपर भी तो अपील वैसे भी आएगी, लेकिन 184(3) के हवाले से भी अपीलें जो हैं वो काबिल समात हुआ करेंगी और अपीलों के ऊपर फैसले भी 3 रुकनी जो कमेटी है, बड़ी कमेटी, अपेक्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो अब इसके बाद से फैसले किया करेगी। क्योंकि ये अगर इसके हम पस मंज़र में जाएं तो हमें ये बात नज़र आती है कि ये इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने इस हवाले से कई मरतबा इसका इजहार किया। और एक केस था जिसमें 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारक जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त करार दिया था कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उसके बाद से किसी को इख्तियार नहीं है, किसी जज को या उस वक्त के चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से बेंचेस जो हैं वो अकेले बनाएं, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर का जो खिताब है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से जब ये बात उस वक्त लिखी गई फैसले में, तो उससे अगले ही दिन जस्टिस जो उमर अता बंदयाल थे वो रिटायर हो गए हैं चीफ जस्टिस। उन्होंने एक अपने जो रजिस्ट्रार थे उनके ज़रिए से इस फैसले को
मुस्तरद करार दे दिया। उसमें उसके बाद जस्टिस काजी फाइज का ये कहना था कि इंतज़ामी जो रजिस्ट्रार है, इंतज़ामी ऑफिसर है, वो किसी जज के फैसले को एक इंतज़ामी नोट के जरिए से ख़त्म नहीं कर सकता है। और अब जो है अच्छा, अभी इसमें तो डिटेल फैसला आएगा और पता ही चलेगा कि जिस तारीख से इस पे हुक्म इम्तना था वहाँ से ये इसको प्रैक्टिस करना है या फिर आज इस फैसले के बाद से इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, गुलाम मुर्तज़ा, ज़रा देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, जहाँ तक मैं आपकी बात को समझा और मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको। 10-5 का ये फैसला है, उस 10 में से भी फिर आप ये बता रहे हैं कि जो 8 जजेस हैं उनकी राय बिल्कुल आप कह लीजिए उन्होंने उससे डिसेंड नहीं किया, यानी इख्तिलाफ नहीं किया। बाकी के 3 जजेस आप कह रहे हैं, 2 जजेस आप बता रहे हैं कि जिन्होंने उसको मंजूर किया, मतलब दरखास्तों को खारिज करने में अपना वजन डाला है, लेकिन उससे कुछ इख्तिलाफ भी अपना पुट किया। ऐसा ही है, ज़रा समझाइएगा इफ आई एम रॉन्ग। जी, जिस तरह से ये 8 जजेस हैं वो तो बिल्कुल एक ही जगह पे, यानी कि इसको हम अक्सरियत कह सकते हैं, और बाकी जो 2 जजेस हैं जो कि जिनको साथ हम गिन रहे हैं, जो कि अकलीती उसमें डिसेंडिंग नोट में हैं, उसमें से प्रिंसिपली जो है वो 10 ही हैं, लेकिन उसमें 2 जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट इस वक्त नहीं किया जा सकता। उसमें इख्तलाफात जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कानून साजी हुई, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, उसके बाद से एक बड़ा जो मसला था वो ये सामने आया कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको नहीं माना, और वो उसी तरह से तकरीबन तमाम की तमाम जो उनकी उस वक्त की प्रोसीडिंग्स थी वो नॉर्मल उसी तरह से मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत खुद चलाते रहे, और कुछ जजेज जो थे वो उन्होंने उससे उसी वक्त भी इख्तलाफ किया था। तो अब ये जजेस के दरमियान इस बात के ऊपर है कि क्या उस दिन से इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा जिस दिन से ये एक्ट बना था, या ये जो है आज से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा। अगर उस दिन से देख लिया जाए तो फिर इस दौरान में जो 3 महीने के वक्फे के दरमियान जो फैसले होते रहे हैं, उन फैसलों के ऊपर अब ये देखा जाएगा कि उन फैसलों के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, और अगर आज से किया जाता है तो फिर वो 3 महीनों के जो फैसले हैं उनका कोई इस फैसले का रिट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट है वो नहीं होगा। लेकिन अगर ये फैसला जो है वो पुरानी तारीख से, जिस दिन ये एक्ट बना था, जिस दिन ये कानून बना था, उस दिन से ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत अहम सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आज से होता है या इससे पहले ये हो जाता है जब से कानून साजी हुई है। इसका तो जो तफसीली फैसला है, तफसीली फैसला जब आएगा तो उसमें ये चीज़ वाज़े हो जाएगी। तफसीली फैसला कब तक आ जाएगा? अदालत की सवाल। जी, अभी तो ये बिल्कुल मुख्तसर तरीन फैसला है जो कि अभी सुनाया गया है। इसके बाद तफसीली फैसला जो है वो मेरे ख्याल में बहुत जल्द, जब तक डिसेंडिंग नोट मुकम्मल तौर पे तमाम जजेस की जानिब से नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है ये फैसला बाहर नहीं आएगा, उस वक्त तक ये जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तो इसके बाद ये है कि इसको सिर्फ जारी किया जाएगा, क्योंकि अब जो सुनाना था वो तो उसको सुना दिया गया है। लेकिन इसके बाद जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद तमाम जजेस जो हैं वो अपनी अपनी जो उनकी समझ के मुताबिक, जो उन्होंने जिस तरह से सुना और दलाइल को जिस तरह से समझा, उस तरह से वो फैसले अपने तहरीर करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को फिर वेबसाइट के ऊपर भी जारी करेंगे और पब्लिक भी इसको कर दिया जाएगा, जिसमें पूरे तफसील के साथ ये होगा कि कौन कौन से 8 जजेस हैं जिनकी जानिब से 184(3) के जो मुकदमात हैं वो किस तरह से अब दोबारा से सुने जाएंगे, और जो अपील का हक है, जिस तरह से हमने ये देखा है कि सबसे अहम केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस है, उसमें भी अपील जो है वो उस हवाले से दायर हो सकेगी, और कब से कब तक की अपीलें जो हैं वो सुनी जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाहिर है कि इतना बड़ा जो रोस्टर है उसमें बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो आज खुद नोटिस के हवाले से जब ये फैसला जो है वो आया है, तो उसके बाद वो तमाम लोग जिनकी हक तलफी हुई है, जिनको इस तरह का कोई हक नहीं मिला है, जो कि मिलना चाहिए था, उनको अपील का हक मिलना चाहिए था, उन्हें भी अपीलें जो है मिलनी शुरू होंगी। तो ये अब इस तनाज़ुर में सवालात हैं जो कि अब इस हवाले से उठ रहे हैं और उठेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस तरह 2 बड़े सियासी जो रहनुमा हैं अपील के हक के लिए, जहांगीर तरीन है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, तो ये दोनों रहनुमा जो हैं ये भी आएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो हैं वो आएंगे, दरख्वास्तें आएंगी कि हमारे भी जो 184(3) के तहत हमें भी सज़ा दी गई थी,
लेकिन उसकी अपील नहीं थी, तो आज हम अपील करते हैं तो फुल कोर्ट उसकी अपील सुने, या उसमें बड़ा बेंच जो 5 रुकनी अगर दिया है फैसला तो 7 रुकनी सुने, अगर 7 रुकनी फैसला दिया है तो 9 रुकनी बेंच जो है वो केस सुने। इस तरह से इसके साथ साथ, और अगर ये बहुत अहम सवाल है जो इस वक्त सामने आया है कि क्या अगर ये तफसीली फैसले में बता दिया जाता है कि जिस दिन ये कानून पास हुआ था उस दिन से इसको उसी तरह से इसकी रूह के मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद कर दिया जाता है, और 8 जजेस जो हैं वो ये अगर इसको करार दिया है उन्होंने और इसमें तहरीर फैसला जो है उसी तरह से। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद आदिल ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। आदिल, आपने देखा कि फैसला आ गया है, मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है, अदालत का फैसला आया। अब इसके बाद नजरसानी अपीलों पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, वो तो माजी से तो इसका इतलाक नहीं होगा। मैं अभी देख रहा था, चूंकि अभी तफसीली फैसला आएगा तो उसमें सही जो है उसमें मामला होगा, लेकिन इस चीज़ का जैसे अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो इस चीज़ का तो इम्कान नज़र आ रहा था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, ये जो बिल जो है अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर हो जाएगा। तो जजेस की जो अक्सरियत है उसने पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको तस्लीम किया है, और उन्होंने जो कानून साजी की थी और उस कानून साजी के तहत जो है वो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं अब उसमें तब्दीली की जाएगी। लेकिन तफसीली फैसला आने के बाद जो है वो असल में चीज़ों को जस्टिफाई कर सकेगा कि इस फैसले के इतलाक जो है किन चीज़ों पर होगा, किन चीज़ों पर नहीं होगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें इस फैसले के हवाले से देखी जा सकती हैं। एक तो पूरा बिल है और उसके अंदर जो फिर अपीलों का जो राइट ऑफ अपील का हक जो है वो इस कानून के इतलाक से है या माजी से है। माजी से मेरा इसको जो है इतलाक नहीं किया गया तो यकीनी तौर पर उसका नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब देखते हैं जब तक हम तफसीली फैसला जब तक इसका अपलोड नहीं होता, उसको पढ़ते नहीं है, तो उस वक्त तक तो इस पर अभी कुछ कहना चाह रहा है कि जजेस ने इस हवाले से क्या लिखा है, क्या राय दी है, कानून में किस किस्म की तब्दीली और रूल्स में किस किस्म की तब्दीली जो है वो होने जा रही है, ये अब देखते हैं। तो जो जजेस के हवाले से हमारे जहन में था कि जाजुल हसन और उनके हमख्याल जजेस जो हैं। ठीक है आदिल साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी डेफिनेटली शॉर्ट ऑर्डर आया है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको क्या तस्वर किया जाए कि अपीलों का हक भी मिल गया है और एज इट इज़ जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था वो अडॉप्ट कर लिया गया है? ये अडॉप्ट नहीं बल्कि उसको मंजूर किया गया है, क्योंकि आपको पता चैलेंज ये हुआ था, चैलेंज किया गया था कि ये एक्ट जो है ये गैर आईनी है और इसके तहत जितनी शिकें हैं वो गैर आईनी है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। तो जब अदालत ने एक बार फैसला कर लिया मेजॉरिटी 10-5 कि ये दुरुस्त है, आइन के मुताबिक है, तो इसका मतलब है कि अब वो कानून नाफिज हो गया है। इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं केस को। एक तो चूंकि इसकी लाइव नशरियात हो रही मीडिया पे, सारे तकरीबन अंदाजा हो गया था कि मेजॉरिटी का क्या और कितने। बैरिस्टर साहब, हमें आपको सुनने में दुश्वारी हो रही है, हम आपको दोबारा ट्राई करते हैं कि कनेक्ट करें। मीनवाइल मोहम्मद आदिल साहब भी हमारे साथ हैं, गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं। वो नाज़रीन जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हम ये दोहरा दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट ने इसकी समाअत की। 5 इसकी समातें हुई 18 सितंबर से ऑनवर्ड, बराह रास्त टेलीविज़न पर भी नशर की गई और आज इसका जो फैसला है वो 10-5 से आया है, यानी 10 जजेज़ ने इसको चैलेंज किया गया था, इसे गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया था और अदालत से कहा था इसे गैर आइनी गैर कानूनी करार दें। तो 10 जजेस ने इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया, यानी कि 10 जजेस की नज़र में ये गैर आइनी गैर कानूनी नहीं है, जबकि 5 जजेस ने इस राय से इख्तलाफ किया है और 5 जजेस की राय में यह मामला गैर आइनी गैर कानूनी है। ये जो पुराने फैसले हैं 184(3) के, जिसमें वो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ वाले मैटर आते हैं, उनको देखा जाए और एक माजी हम उस माजी करीब की बात करें कि जहां इस पे स्टे हुआ, तो ये माजी करीब से तो नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अगर गैर आइनी नहीं है तो जो पार्लियामेंट ने प्रपोज किया था उसमें तो फिर बेनिफिट आता है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तरफ। नहीं, लेकिन उसमें मैं वही आपसे कह रहा था कि अभी ये तफसीली फैसला आएगा तो इसमें पता चलेगा, क्योंकि माजी से तो इसका इतलाक नहीं किया, 7-8 से
7 जजेस का ख्याल था कि इसका माजी से इतलाक हो और 8 का ख्याल है कि माजी से इसका इतलाक नहीं होना चाहिए। तो ये फैसले के अंदर मजीद डिवीज़न है। 2 तरह से इसकी अप्रूवल फैसले की हुई है। एक तो पूरा उसको इंडोर्स किया, लेकिन आगे जाकर जो इस इतलाक के हवाले से उसमें भी 7-8 शिक वाइज जो है वो इसमें फैसला है। तो लगता तो यही है अभी तक, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं आएगा उस पर मैं क्या सराहियाँ तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो अब तक मेरी इतलात है उसमें तो यही है। तो अगर तो इसका माजी से इतलाक ना हुआ तो इसका यकीनी तौर पर नुकसान नवाज शरीफ साहब को होगा कि उनको राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं मिलेगा, और जब से ये कानून जो है वो लागू होगा तब से राइट ऑफ अपील होगा। तो ये इसके पॉलिटिकल असरात तो होंगे यकीनी तौर पर फैसला। जहाँ तक जजेस की राय, जो लाइव ट्रांसमिशन जब हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि जजेस की अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी को जो है वो एक्सेप्ट करती है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा राजा आमिर अब्बास, माहिर कानून, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा आमिर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज मुख्तसर फैसला आ गया है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लिया गया है। आप क्या देखते हैं माजी की अपीलों के हवाले से क्या फैसला हो सकता है? अब जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें इत्तलाक के हवाले से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, माजी के हवाले से इसमें एक शिक थी कि जी इट शैल अप्लाई टू ऑल प्रीवियस जोन से डिसीजंस हैं अंडर आर्टिकल 184(3), लेकिन अभी मैंने फैसला तो नहीं देखा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जी इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने खत्म किया है कि ये अब से जिस दिन से ये बना है उसके बाद से ये लागू होगा। अगर ऐसे हो गया, नॉर्मली जो होता है कि जब कानून बनता है तो उसी दिन से आगे वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि जी अब उसमें क्या लिखा है उन्होंने। अगर तो माजी के केसेस पे ये लागू नहीं होगा तो फिर जितने भी केसेस इससे पहले डिसाइड हो चुके हैं उन्हें राइट ऑफ अपील मुयस्सर नहीं होगा, और इस कानून के आने के बाद जितने भी फ्रेश डिसीजंस होंगे, चाहे वो सो मोटो के हों या आर्टिकल 184(3) की पिटीशंस के, उसके ऊपर एपलेट एक फोरम मौजूद होगा कि जो कि एक ऐसा फोरम है जिसकी वकला तंजीमें, वकला और दुनिया भर में एक आवाज उठाई जाती है कि जी अपील का राइट एक सब्सटेंटिव राइट है और ये हक देना चाहिए, और ये हक होना चाहिए कि जैसे आपको याद होगा वो नस्ला टावर था कराची में, गिरा दिया गया, लोगों की जिंदगी भर की पूंजी थी उसमें, तो उसमें अगर अपील का राइट होता तो यकीनी तौर पर उन लोगों को सेटिस्फेक्शन होती कि हम एक दूसरे बेंच के सामने अपना केस लड़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक ऐसा डिसीजन है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और फिर ये कलेक्टिव डिसीजन है। ये बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस साहब ने किया कि फुल कोर्ट बना दिया, और अब 10 जजेस का ये अगर एक कलेक्टिव विजडम है, इट शोज कि जी सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने की तरफ जा रही है, और जा रही है कि जी वो जो वन मैन शो या एक आदमी डिसीजन कर लेता था, मास्टर ऑफ रोस्टर वाली जो बात थी, उसको उन्होंने कर्टेल किया है, और 3 बंदों का जो होगा जजेस का सीनियर मोस्ट, वो बैठ के फैसला करेगा, बेंचेस बनाएगा, रोस्टर बनाएगा, सो मोटो लेना है या नहीं फैसला करेगा। तो इट्स डिसीजन जिसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें आमिर साहब हमें ज़रा ये भी बताइएगा कि जैसे इन टोटलिटी इसको हम 10-5 का ऑर्डर कह रहे हैं, अभी हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो हमें ब्रीफ कर रहे थे कि इसमें फिर जैसे जैसे उसकी सेक्शन वाइज आगे बढ़े हैं तो उसमें इख्तलाफ आ रहा है। जैसे किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 8 जजेस एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, फिर आगे जाके पॉइंट बी पे 7 जजेस जो हैं वो इत्तफाक कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 8 जजेस हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तो फिर ये सेक्शन बाय सेक्शन इसका फिर सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, और ये फिर डेफिनेटली कंप्लीट ऑर्डर में ही पता चलेगा? नहीं, देखिए, ओवरऑल अगर तो पिटीशंस डिसमिस हो गई तो भले से इख्तलाफ करते रहें, अगर मेजॉरिटी चाहे एक जज की भी हो, उन्होंने जब वो पिटीशंस डिसमिस कर दी हैं तो फिर वही फैसला होगा जो अभी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया है कि पिटीशंस आर डिसमिस, और उसमें अगर उन्होंने ये लिख दिया कि इट शैल बी एप्लीकेबल नॉट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो रेट्रोस्पेक्टिव वाली अगर शिक उड़ा दी है मेजॉरिटी, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी है कि 8 जजेस ने जो भी फैसला कर लिया, तो 8 ने अगर जो किया हुआ है, भले से कोई शिक बाय शिक अगर एग्री या डिसएग्री करता है,
तो कलेक्टिव ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में देखना है कि जी क्या लिखा हुआ है और क्या फैसला है जो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 जजेस ने इत्तफाक किया है कि ये दरखास्तें मुस्तरद करनी है और पार्लियामेंट ने अपने जो कानून साजी थी उसमें इसको ये कहा कि माजी से भी इसका इत्तलाक होगा, तो फिर यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फिर किस तरह से वो फिर उन्होंने मेंशन किया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इसका नहीं होगा इम्प्लीकेशन? अगर 10 ने किया है और अगर उसमें से 8 ये कहते हैं कि जी इसका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। भले से 2 जोन से हैं वो कहते रहे हो, लेकिन अगर 8 उसमें से जजेस ने कह दिया कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव नहीं होगा तो देन इट वुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव, और ये जिस दिन से कानून बना है उस दिन से आगे फर्दर ऑन ही इसको लागू किया जा सकेगा। ज़रा इसको सादा अल्फाज में कर लें, यानी जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए अपील का बज़ाहिर अभी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, हम कयास पे बात करें, अपील का राइट नहीं है इस पे ही, क्योंकि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया तो उन्हें किसी किस्म की कोई अपील नहीं मुयस्सर होगी। ठीक है, और लेट्स से अगर किसी चीज़ को आमिर साहब, जैसे ये फुल कोर्ट है 15 जजेस का, अब इस फैसले के खिलाफ कोई जाना चाहता है, दोबारा अपील करना चाहता है, अब इस केस में तो फिर अपील का क्या डेकोरम होगा यहाँ फिर वो नजरसानी में? देखिए, आपने अपील में जाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ना, तो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑलरेडी मौजूद है। हाँ। तो इसमें कोई अपील का तुक नहीं बनती कि जब सब जजेस ने अपना माइंड अप्लाई कर दिया, क्योंकि अपील का मकसद यही होता है कि एक डिफरेंट फोरम के पास जाया जाए, डिफरेंट जजेस के पास जाया जाए कि वो अपना माइंड अप्लाई करें। यहाँ तो पूरी कोर्ट ने माइंड अप्लाई कर दिया है। लेकिन तो आमिर साहब, इसमें लेट्स से कोई अपने काउंसिल को चेंज करना चाहता है, उसको आज से 3 हफ्तों बाद ये अंदाजा हुआ कि अच्छा मैं अपने केस को इस तरह प्रेजेंट करता हूँ विद, अगर वो सेम जजेस के सामने जाता है तो वो तो नजरसानी है, फिर वहाँ काउंसिल चेंज नहीं कर सकता। ये फुल कोर्ट का भी तो फिर आप नहीं समझते इसमें पार्ट एक मिसिंग है? देखिए, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जी काउंसिल को चेंज करना चाहता है और इसलिए तो फिर फुल कोर्ट नहीं बना। फुल कोर्ट किसी विजडम के लिए बना है और ये इम्पोर्टेंट इशू था और इसको फुल कोर्ट ने, ये एक इम्पोर्टेंट इशू था। आमिर साहब, ये भी बताएगा कि ठीक है, मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वन मैन शो खत्म हो गया, अब 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो फैसला करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आगे जाके इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसमें भी फिर आया करेगा, मतलब 3-1, 2-1 की अक्सरियत के साथ फैसले होंगे या कोई एक ऐसा फैसला हो सकता है जिसमें तीनों जजेस जो हैं वो एक पेज पे हों, तो ये भी हमें जरा समझाइएगा। तो कॉम्प्लिकेशन की बात ही नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसमें जाहिर सी बात है या तीनों जजेस एक पेज पे होंगे या अगर कोई डिसएग्री करेगा तो अगर 2 जजेस डिसएग्री करते हैं तो 2 जजेस का फैसला माना जाएगा, अगर एक जज डिसएग्री करता है तो वो रह जाएगा पीछे। तो ये तो एक बड़ा क्लियर सा इसमें फॉर्मूला है कि इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेजॉरिटी ऑफ दो 3 जजेस उनकी बात मानी जाएगी और वो जो डिसाइड करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें आमिर साहब एक और चीज़ भी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बेसिकली इस एक्ट का टाइटल है या इस कानून का टाइटल है, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको आप कह लें मंजूर कर दिया और इसकी जो इसके गैर आइनी करार देने की दरखास्तें थी वो मुस्तरद हो गई, तो अब इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक, ये एंटाइटल्ड सुप्रीम कोर्ट है या बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ भी फिर, यानी हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी फिर ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी? नहीं, ये देखिए ना, ये बेसिकली आर्टिकल 184(3) से रिलेटेड है। आइन का आर्टिकल 184(3) सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है कि वो इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये सिर्फ आर्टिकल 184(3) की जो उनसी पिटीशंस हैं उनके बारे में था। और बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर की बात है, रूल्स भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक हैं, क्योंकि आर्टिकल 191 का जिक्र किया गया है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का बात करता है। तो इसका हाई कोर्ट या उससे सबऑर्डिनेट जुडिशरी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इब्तदाई तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि जब तक फैसला आ नहीं जाता, तफसीली फैसला, तब तक इस पर डिटेल में बात हो नहीं सकती थी, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो शॉर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, शॉर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसके मुताबिक 10 जजेस ने ये कहा है कि जो दरखास्तें आई थी ये मुस्तरद हैं। 5 जजेस का वजन दूसरी तरफ है और बाकी अब आदिल साहब और गुलाम मुस्तफ़ा
गुलाम मुर्तज़ा साहब वो ये बता रहे हैं कि इसमें भी मजीद फर्दर जैसे जैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे तो इसमें इख्तलाफ आ रहा है, सबके अपने अपने डिसेंडिंग नोट्स हैं। ऐसे जब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि इख्तलाफी नोट क्या है और क्या उनकी राय है। हाँ जी, आदिल साहब भी हमारे साथ ही हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी गालिबन हमारे साथ है। आदिल साहब, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, फिर हमें ये देखना होगा कि जो माजी की अपीलें हैं उनके हवाले से क्या फैसला होता है, और फिर जो मुख्तलिफ जो अहम नौयत के केसेस हैं और वो लोग जिन्हें हमें लग रहा था कि फ़ायदा हो सकता है, तो ये तो फिर अब जब तफसीली फैसला आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।